वेलकम ऑल ऑफ यू। AICS पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश कटारे। दोस्तों, जियोग्राफी की क्लास में हम लोगों ने बेसिक शुरू किया था कि कैसे ब्रह्मांड की रचना हुई, इन सब के बारे में, और किस प्रकार से किस प्रकार का क्या उसमें है, वो सब चीज़ें हम इसमें पढ़ चुके हैं। आज उसके आगे की जो महत्वपूर्ण जानकारी है उस पर चर्चा करते हैं, जिनसे कि किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम यहाँ अगर हम बात करें सोलर सिस्टम, जिसे हम सौरमंडल कहते हैं, कि सौरमंडल किससे मिलकर के बना हुआ। तो सौरमंडल में एक आता है सूर्य, एक तारा रहेगा जो कि सूर्य है, प्लस इसमें लिए गए हैं ग्रह, प्लैनेट। और इन ग्रहों की संख्या कितनी मानी गई है अभी, कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह जो हैं वो एग्जिस्ट। पहले ज़्यादा थे बट वो उसमें कम किए गए वो। और फिर आते हैं इसमें सैटेलाइट, यानी जिन्हें आप उपग्रह कहते हैं। ये नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, न कि जो इसरो भेजता है, हम उनको ऐड करेंगे। इनके नंबर जो हैं उसको लेकर कोई फिक्स नहीं है कि इतने होंगे, है ना। अप्रोक्स 172 उपग्रह हमारे सौरमंडल में। देन फिर इसमें क्या ऐड करेंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे कॉमेट्स। ठीक है, कॉमेट्स जिन्हें हम बोलते हैं पुच्छल तारा। इसके साथ साथ इसमें क्या आता है, सौरमंडल का पार्ट होते हैं मेटियोर्स। मेटियोर्स यानी जिसे हम उल्का पिंड कहते हैं, है ना। इसके साथ साथ इसमें एस्टेरॉइड्स यानी कि अवांतर ग्रह, या इन्हीं को हम दूसरा नाम देते हैं क्षुद्र ग्रह, वो भी हमारे सौरमंडल का हिस्सा है। और इसी सौरमंडल में फिर आती हैं अलग अलग प्रकार की जो गैसेस, वो गैसेस जो कि सूर्य को अपना केंद्र मान करके इसके चारों ओर चक्कर लगाती है, तो वो भी इसके अंतर्गत रखी जाती हैं, है ना। और गैसों के अलावा फिर आ जाते हैं इसमें डस्ट पार्टिकल्स, यानी धूल मिट्टी आदि के जो कुछ कण हैं वो भी इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। तो ये सारा का सारा जो कुछ भी कुनबा है, इसी को हम सोलर सिस्टम या सौर मंडल के नाम से जानते हैं। सूर्य के बारे में डिटेल में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं इसके बारे में कुछ फैक्ट आपको रिकॉल करा देता हूँ जिनसे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो सौर मंडल जिसे हम कहते हैं सोलर सिस्टम, तो इसका जो ऑरिजिनेशन है यानी जन्मदाता जो है वो कौन है, वो सूर्य ही है। ठीक है, और सूर्य है क्या, तो सूर्य एक स्टार है, तारा है। ठीक है, और ये तारा है तो इसका मतलब है कि जितनी भी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, यानी सोलर मंडल में जिसको भी प्राप्त होती है, और जितना भी प्रकाश प्राप्त होता है, उस सब का सोर्स जो है वो कौन है, सूर्य है। अब ऊर्जा का, प्रकाश का सोर्स जो है सूर्य है, तो सूर्य के अंदर ऐसी क्या मैकेनिज्म है जिस कारण से हमें ये ऊर्जा और प्रकाश प्राप्त होता है। तो इसका जो मैकेनिज्म है, यानी जो रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन को हम नाम देते हैं नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के नाम से ये जानी जाती है। उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है आपस में मिल करके हीलियम में कन्वर्ट होती है, यानी हल्के जो न्यूक्लियस होते हैं वो आपस में मिल करके बड़े न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इनॉर्मस एनर्जी यानी असीमित ऊर्जा जो है यहाँ से रिलीज होती है। यही इसका सोर्स है। ठीक, अब सूर्य के अगर आप स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लेना चाहें, जिससे भी शायद कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाए, 3 नंबर का कोई क्वेश्चन बन जाए, तो हम उस पर भी बात कर लेते हैं। सूर्य का जो सेंटर है, यानी सूर्य को हम मान लें कि ये जो इसका सेंटर है, उस सेंटर को बोलते हैं इसका कोर, या दूसरा नाम इसको देते हैं क्रोड। और यही जो कोर है, इसी कोर में चलती है कौन सी रिएक्शन, ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जहां हाइड्रोजन और हीलियम में कन्वर्ट होती जाती है और बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ठीक है, ये हो गया कोर। अब सूर्य का वह भाग जो हम देख पाते हैं, यानी हम देखने की कोशिश करते हैं, तो वह भाग क्या कहलाता है, उस भाग को नाम देते हैं फोटोस्फीयर। हिंदी में इसे नाम देते हैं प्रकाश मंडल। नोट भी करते जाओ, प्रकाश मंडल सूर्य का वह हिस्सा है जो हमें दिखाई देता है।
आपने सोलर एक्लिप्स यानी कि सौर ग्रहण कभी देखा हो टीवी पर या कभी रियल में? तो सूर्य का जो हिस्सा हमें दिखाई देता है किस दौरान, यानी सूर्य ग्रहण के समय, है ना। तो सूर्य ग्रहण सोलर इक्लिप्स के समय, यानी कि यह वह घटना है जब चंद्रमा जो है और सूर्य यानी कि चंद्रमा बीच में आ जाता है पृथ्वी और सूर्य की वजह से, तब वह हिस्सा जो हमें दिखाई देता है उसे हम नाम देते हैं कोरोना। ये कोरोना उस कोरोना से अलग है जो महामारी के रूप में आया था, है ना। तो ये बात भी आपको थोड़ा सा याद रखनी पड़ेगी। ठीक, नेक्स्ट अगला पॉइंट हम देखते हैं जहां से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या आता है? अगला पॉइंट देखो कि कोरोना हो गया, अब भजन चल रहे हैं आसपास तो बड़े। तो ये सूर्य ग्रहण के समय हमें दिखाई देता है। एक पूछ लेते हैं कि कभी कभी के सोलर फ्लेयर्स किसे कहते हैं, यानी कि सौर ज्वालाएं या सौर लपटें क्या होती हैं, उसके बारे में बताओ। तो सौर ज्वालाएं यानी कि के फोटोस्फीयर में, यानी वह जो हम सूर्य का वह हिस्सा जो हम देखते हैं उस फोटोस्फीयर में कभी क्या होता है, परमाणुओं का बड़ा तेज तूफान चलता है और तेज तूफान चलता है, जो परमाणु हैं ये क्या होते हैं कि सूर्य के आकर्षण शक्ति को छोड़ करके अंतरिक्ष में चले जाते हैं। तो वहां पर जो लपटें हैं वो हमें दिखाई देती है, उन्हीं को हम सोलर फ्लेयर्स या सौर ज्वालाओं के नाम से जानते हैं। और ये जो सोलर फ्लेयर्स हैं जो निकल कर के बाहर जाती हैं अंतरिक्ष में, जब कभी ये पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यानी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, तो यहाँ पर वायुमंडल के कणों से टकरा करके रंगीन प्रकाश यानी कलर्ड लाइट ये रिफ्लेक्ट करती हैं। इसको नाम देते हैं ऑरोरा लाइट। सारे पूछे जा सकते, इस ऑरोरा लाइट बोलते हैं, रंगीन प्रकाश बोलते हैं। यह ऑरोरा लाइट हमें ध्रुवों पर दिखाई देगा, जैसे पृथ्वी के दो ध्रुव है, एक नॉर्थ उत्तरी ध्रुव और दूसरा कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव पर इसे नाम देते हैं ऑरोरा बोरियालिस। उत्तरी ध्रुव पर इसका नाम होगा ऑरोरा बोरियालिस, यह कलर प्रकाश जो हमें दिखाई देता है। और दक्षिणी ध्रुव पर इसका नाम हो जाता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, है ना, या इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलॉइड भी बोलते हैं। तो इसको याद कैसे कर सकते हैं कि पृथ्वी के दक्षिणी भाग में ऑस्ट्रेलिया आता है, तो उससे कनेक्ट कर लो कि ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस या ऑरोरा ऑस्ट्रेलाइट साउथ में दिखाई देगी और उत्तरी भाग में हमें दिखाई देगी ऑरोरा बोरियालिस। ठीक है, बाकी जगह ये हमें देखने को नहीं मिलती है, तो ये आप याद कर लेंगे इनसे। अब वो सूर्य से वह स्थान जहां से ये परमाणु उठे थे यानी सोलर लपटें निकली थी, उस जगहों पर कुछ ब्लैक काले रंग के स्पॉट दिखाई देते हैं। उन स्पॉट को नाम देते हैं सौर कलंक, या इन्हीं को नाम देते हैं सौर धब्बे, और इन्हीं को इंग्लिश में बोलेंगे सन स्पॉट्स। यानी वो स्थान है जहां पर सूर्य का तापमान सूर्य के अन्य हिस्से की तुलना में कम होता है। अब इससे जुड़ी एक जानकारी और जो ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि ये जो सोलर फ्लेयर्स चलती हैं, इस वजह से पृथ्वी का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है विशेषकर वायरलेस वाला वो गड़बड़ा जाता है। तो ये सोलर स्पॉट यानी सन स्पॉट बनते बिगड़ते हैं, इसके बारे में पूछा जाए, इनका एक साइकिल है, एक चक्र है। तो वह चक्र कितने समय में पूरा होता है? तो 11 वर्षों में ये चक्र जो है वो कंप्लीट हो जाता है ना। अब हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम को ये सन स्पॉट या सोलर फ्लेयर्स क्यों प्रभावित करते हैं? तो इसका रीजन है मैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं इससे बड़े तीव्र गति में यानी हाईली स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी वाले निकलते हैं, जो हमारे पृथ्वी के कम्युनिकेशन सिस्टम, और कम्युनिकेशन में कौन सा वाला सिस्टम आएगा? वायरलेस वाला, बिना तार वाला, उसको बाधित कर ठीक है, तो ये चीजें याद रखना चाहिए।
तो सूर्य से संबंधित जानकारी हो गई। अब सूर्य की संरचना फैक्चुअल कभी पूछ लें तो सूर्य में क्या होता है, उसका कंपोजिशन अगर हम देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की मात्रा अभी पता चली है कि 71.0% है। और हीलियम अभी कितनी है सूर्य के पास, तो हीलियम की मात्रा है 26.5% लगभग। और इसके अलावा अदर एलिमेंट आते हैं। होता क्या है कि हाइड्रोजन जो है पहले हीलियम में कन्वर्ट होती जाएगी, धीरे धीरे सारी हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगी, हाइड्रोजन समाप्त होगी। यह हीलियम का कन्वर्जन भी आगे बड़े बड़े एलिमेंट में होता जाएगा। तो ऐसे करके अन्य तत्व जो हैं वो 2.5%। अब टेम्परेचर को लेकर के अगर हम बात करें तो फोटोस्फीयर जो है यानी कि प्रकाश मंडल, उस प्रकाश मंडल का तापमान कितना है याद कर लेंगे, ये है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के केंद्र का कोर का टेम्परेचर कितना है ये याद कर लेंगे, ये है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, है ना, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश जो आता है, उस पृथ्वी तक प्रकाश को आने में समय कितना लग जाता है, तो 8 मिनट और लगभग 20 सेकंड का समय को लग जाता है। सूर्य से पृथ्वी के बीच की जो अधिकतम दूरी है, मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो कितनी है, तो वो है 15.21 करोड़ किलोमीटर। मिनिमम न्यूनतम दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच की है वो है 14.70 करोड़ किलोमीटर। ये थी सूर्य से संबंधित कुछ प्रमुख जानकारी। इसी से जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं वो बन जाएंगे। अब चलते हैं अन्य ग्रहों के बारे में समझने की। ठीक है, प्लेनेट यानी कि ग्रह क्या होते हैं और फिर प्रमुख ग्रहों की प्रमुख विशेषताएं याद कर लेना चाहिए। तो ग्रह जो है इनका ऑरिजिनेशन यानी इनका निर्माण जो है सूर्य से हुआ है। जन्मदाता सूर्य है, सूर्य से अलग हो गए और सूर्य को केंद्र मानकर ये उसके चारों ओर घूमते हैं। सूर्य के चारों ओर भी घूमते हैं, प्लस क्या करते हैं, अपनी धुरी पर भी घूमते हैं। तो अपनी धुरी पर घूमने की प्रक्रिया रोटेशन कहलाती है। और सूर्य के चारों ओर जो घूमते हैं उसे रिवॉल्यूशन बोलते हैं, परिक्रमण बोलते हैं। तो दो प्रकार की गतियां करते हैं। एक तो वो सूर्य के मान लेते हैं कि ये हमारा सूर्य है, तो कोई ग्रह जो है इसके चारों ओर घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, ग्रह घूम रहा है और प्लस वो अपनी धुरी के चारों ओर भी राउंड राउंड घूमता जाएगा। ठीक है। जितने भी ग्रह हैं उन ग्रहों में अपना स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता, स्वयं की कोई लाइट नहीं है। अगर ये प्रकाशित होते भी हैं तो किसकी वजह से, तो ये सूर्य के प्रकाश की वजह से प्रकाशित हो। ठीक। अब इन ग्रहों को आगे पढ़ने से पहले हम महत्वपूर्ण जानकारी ये समझेंगे कि इनको अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है। जैसे अगर आपने देखा होगा कि एक वर्ड आता है जैसे कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्या होते हैं ये भी जानना जरूरी है। इसे हिंदी में कहा जाता है चट्टानी ग्रह। तो चट्टानी ग्रहों से क्या मतलब है और किसको हम चट्टानी ग्रह बोलेंगे, तो ये वो ग्रह होते हैं जिन पर पृथ्वी के जैसी ही चट्टानें मिलती हैं, पृथ्वी के जैसी ही धातुएं मिलती हैं, पृथ्वी के जैसा ही डेंसिटी जो है, घनत्व बहुत ज़्यादा मिलती है। तो इसके अंतर्गत किसको रखा गया है, तो इसके अंतर्गत मर्क्यूरी को रखा गया है, बुध ग्रह को रखा गया है। इसके अंतर्गत वीनस को रखा गया है, वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। इसके अंतर्गत हमारी पृथ्वी आ जाती है और एक ग्रह और है, यानी 4 ग्रह जो है इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, तो क्यों का जवाब है कि यहाँ पर जो चट्टानें हैं, जो शैलें हैं, जो घनत्व है और जो धातु है वो लगभग पृथ्वी के इक्वल हैं, यानी जैसे चट्टानों के गुण होते हैं। इस कारण से इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। तो टेरेस्ट्रियल हो गया, तो दूसरी तरफ इसका अपोजिट क्या होगा, उसको हम नाम देंगे गैसीय ग्रह, या एक और नाम इन्हें हम देते हैं जोवियन
प्लेनेट। जोवियन का मतलब हो जाता है दैत्याकार, यानी कि आकार में ये बड़े होते हैं। तो चूंकि ये ग्रह आकार में काफ़ी बड़े हैं और यहाँ पर मुख्य कंपोनेंट है वो इनमें मिलता है हाइड्रोजन और हीलियम, तो इनसे बने हुए हैं। तो इनसे बने हुए हैं तो कौन कौन से, तो शेष यानी कि जो बाहर वाले ग्रह हैं उनको हम रख सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा जुपिटर, बृहस्पति, इसमें आ जाएगा शनि, सैटर्न, इसमें आएगा यूरेनस जिसे अरुण कहते हैं, और इसमें आएगा नेपच्यून जिसे वरुण कहते हैं। तो ये चार जो है इन्हें जोवियन प्लेनेट भी कहते हैं क्योंकि इनका आकार बड़ा है, इनका जो एटमॉस्फेयर है उसमें हाइड्रोजन हीलियम जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक। और एक विशेषता ये है कि टेरेस्ट्रियल प्लेनेट का जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, वो कैसा है, विरल है, रेयर है, घनत्व कम है, और इनमें बहुत अधिक घनत्व, हाँ, सघनता पाई जाती। ठीक, ये याद कर लेंगे। इसके साथ साथ एक नाम और यूज में लाएंगे, वो क्या नाम रहेगा इनके लिए, चलो पर भी चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। देखो, एक होते हैं, पूछा जाए इनर प्लेनेट क्या होते हैं। इनर यानी कि आंतरिक ग्रह। तो आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत यहाँ पर चार ग्रह रखे गए हैं स्टार्टिंग वाले, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में। पहले आ जाएगा मर्क्यूरी, दूसरा आ जाएगा शुक्र, वीनस, तीसरा आ जाएगा पृथ्वी, और चौथा आ जाता है मंगल, मार्स। ठीक। अब इसको कैसे डिफाइन करोगे, तो इसको डिफाइन करने का सिंपल सा तरीका है कि सूर्य और जो जिन्हें हम एस्टेरॉइड्स बोलते हैं या क्षुद्र ग्रह कहते हैं या अवांतर ग्रह कहते हैं, उनके बीच में पाए जाते हैं, तो इनको हम इनर प्लेनेट या आंतरिक ग्रह। तो इनर है तो फिर आउटर भी होगा, आउटर यानी कि बाह्य प्लेनेट। तो बाह्य प्लेनेट बाद वाले चार ले लो, तो वो कौन से हैं, जुपिटर यानी कि बृहस्पति, दूसरा आ जाता है शनि, सैटर्न, तीसरा आ जाता है अरुण यानी यूरेनस, चौथा आ जाता है वरुण, नेपच्यून, है ना। तो ये एस्टेरॉइड्स यानी क्षुधांतर ग्रहों से बाहर होने के कारण इन्हें इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हो गए इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया था कि इन्हें पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं पृथ्वी के जैसे, तो टेरेस्ट्रियल प्लेनेट के नाम से जाने जाते थे। अब क्या करते हैं, अब हम एक एक ग्रहों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। आप सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में यदि ग्रहों को देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर बुध ग्रह ही आएगा, उसके बाद फिर कौन सा आएगा, वीनस आ जाएगा, शुक्र, फिर हमारी पृथ्वी आ जाएगी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद सबसे बड़ा जो है वो बृहस्पति, बृहस्पति से थोड़ा छोटा जो है वो है शनि, और शनि के बाद फिर अरुण, और अरुण के बाद फिर वरुण। ये है सीक्वेंस, यानी कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी का जो ऑर्डर है वो यहाँ पर ऐसा है ना। तो ये भी पूछे जा सकते हैं, इनसे प्रश्न बनते रहते हैं, तो ये आपको याद रखना चाहिए ना। पता नहीं कब कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आ जाए, इसके बारे में देखो प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, बट इतना ज़रूर कर सकते हैं कि हाँ, हम अपनी महत्वपूर्ण जानकारी जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसको पूरा करते चले, तो चांस जो हैं वो ब्राइट हो जाते हैं। तो अब जैसे मरकरी के बारे में, बुध ग्रह की विशेषताएं यानी जो फीचर हैं वो आपको याद रखना चाहिए। तो सबसे पास में है, यानी सूर्य से सबसे कम दूरी पर स्थित है। दूसरी बात, अगर हम आकार की बात करें तो हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी ये हो जाता है ना, और सबसे पास में भी हो जाता है। अगली बात हम बात करें कि इसमें एटमॉस्फेयर पाया जाता है क्या, वायुमंडल, तो यहाँ मरकरी पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। फिर और एक विशेषता ले लेते हैं, क्या इसका कोई उपग्रह है, तो इसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध मरकरी के साथ ये चीज़ है। अब कुछ और थोड़ा डेप्थ वाइज चलें, तो डेप्थ वाइज चलने के लिए क्या, सूर्य का ये जो चक्कर है लगाने में कितना समय लगाता है, तो सूर्य का एक राउंड पूरा करने में तो 88 डेज लगते हैं, 88 दिन लगते हैं।
अब ये भी पूछ लेते हैं कि बुध पर जो दिन और रात होते हैं ना, तो बुध का एक दिन पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है? तो पृथ्वी पर 90 दिन होंगे और बुध पर एक दिन होगा, इसके बराबर होता है। ठीक है। अब ये याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कौन सा वाला। अब शुक्र के बारे में, वीनस के बारे में जानकारी ले लेते हैं, वीनस से जुड़ी। तो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ये सेकंड नंबर का हो जाएगा, और आकार की दृष्टि से देखें, इसका साइज देखें, तो साइज के हिसाब से यह 6वें नंबर का ग्रह हो जाता है ना। अब इसकी विशेषताओं की बात करें तो देखो, इसका आकार हो, यानी इसका शेप हो, या इसका द्रव्यमान मास ले लें, या इसकी हम डेंसिटी ले लें, तो इन सब चीज़ों में ये पृथ्वी से बहुत हद तक रिलेट कर समानता रखता है। तो पृथ्वी से समानता रखने के कारण ही इसे सिस्टर लाइक प्लेनेट भी बोलते हैं, यानी पृथ्वी की इसे जुड़वा बहन भी कहा जाता है, इन्हीं सब विशेषताओं के कारण। वीनस पर बड़ी मात्रा में पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और कार्बन डाइऑक्साइड की विशेषता क्या है? ये एनर्जी को अवशोषित करती है, यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए यही रेस्पॉन्सिबल है कि सूर्य से आने वाली रेडिएशन को आने तो देगी लेकिन बाहर नहीं जाने देगी। तो यहाँ पर CO2 ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वीनस की सतह पर जो है काफ़ी अधिक गर्मी रहती होगी। तो ये सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है ना, सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है हमारे पूरे सोलर सिस्टम का। ठीक। और एक बात और हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला भी ये दिखाई देता है, या प्लेनेट की बात करें तो सबसे चमकीला प्लेनेट जो है वो वीनस ही। दूसरी विशेषता इसकी ये भी है कि ये सूर्योदय के समय हमें पूर्व में दिखाई देता है, सूर्यास्त के समय ये हमें पश्चिम में दिखाई देता है। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? मॉर्निंग स्टार भी कह देते हैं, और इसी को बोल देते हैं इवनिंग स्टार, भोर का तारा और सांझ का तारा भी कह देते हैं, है ना। इसके साथ एक और स्पेसिफिक फीचर जुड़ जाता है कि ये जो है ना, बाकी ग्रहों से अपोजिट घूमता है, यानी कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। और फिर इसका क्या कोई उपग्रह है? तो हाँ, इसका भी कोई उपग्रह नहीं। इसके पहले बुध का कोई उपग्रह नहीं था, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं। ये बातें शुक्र से संबंधित हो जाती हैं। और अगर देखें तो ये सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगा लेता है? वीनस 225 दिन में एक चक्कर पूरा लगा देता है। अब सबसे गर्म ग्रह है, तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना हो जाता है? लगभग 500 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान होता है। 90 से 95% तक यहाँ पर क्या पाई जाती है? CO2 पाई जाती है। ठीक है। तो वीनस के बारे में जितनी बातें थी जहाँ से प्रश्न बन सकते थे वो सब हो गया। अब चलते हैं, वीनस के बाद नेक्स्ट है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी से जुड़ी हुई चीज़ें तो बहुत आती हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, संक्षिप्त में इन शॉर्ट उनकी बातें कर लेंगे। तो पृथ्वी यानी सूर्य से अगर हम दूरी देखें, डिस्टेंस, तो ये तीसरे नंबर पर आता है। और यदि हम आकार देखें बड़े से छोटे के क्रम में, तो आकार में पृथ्वी जो है 5वें नंबर पर आती है। पृथ्वी के बारे में है कि ये अपनी धुरी पर यानी अपने अक्ष पर टिल्टेड है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यानी इस झुकी हुई से मतलब समझ लो कि पृथ्वी कुछ ऐसी माने तो इसका जो नॉर्थ पोल है वो यहाँ हो, साउथ पोल यहाँ हो सीधा, ये ऐसे ना हो करके ये वास्तव में इधर है, इसका नॉर्थ पोल यहाँ आता है, साउथ पोल यहाँ आता है। ये जो एंगल बना ये है 23.5। तो ये 23.5 डिग्री जो है अपनी धुरी पर झुकी हुई है। अभी तक ज्ञात जितने भी खोज हुई उन सब में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर तापमान हमारे अनुकूल है, यानी मध्यम तापमान पाया जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है बड़ी प्रचुर मात्रा में है, और पानी बड़ी मात्रा में यहाँ पर पानी है। तो एकमात्र इकलौता ग्रह है जहाँ पर जीवन है।
और अधिक मात्रा में पानी होने के कारण ऊपर से देखने पर यानी अंतरिक्ष से देखने पर यह कैसा दिखाई देता है, यानी पृथ्वी हमें नीली दिखाई देती है, नीले रंग की दिखाई है ना। और इसका उपग्रह कौन सा है, तो एकमात्र उपग्रह है वो है चंद्रमा नेचुरल सैटेलाइट। ठीक, पृथ्वी को लेकर हम डिटेल अलग से पढ़ेंगे। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में पूरा कर लेती है, तो 365 दिन में ये पूरा कर लेती है ना, और अपनी दूरी पर 24 घंटे में। तो वो सब बातें हम पृथ्वी को अलग से लेंगे तब कंप्लीट कर लेंगे। अभी नेक्स्ट चलते हैं अब किस पर, तो नेक्स्ट अब आते हैं पृथ्वी के बाद जो अगला ग्रह आएगा मंगल, मार्स के बारे में देख लेते हैं। मंगल ग्रह, मार्स, सूर्य से दूरी के क्रम में ये चौथे नंबर पर पहुंच जाएगा। आकार की बात करें तो ये 7वें नंबर पर, यानी सेकंड, दूसरा सबसे छोटा ग्रह हो जाता है, पहला मरकरी था। अब मंगल की विशेषता ये है कि ये लाल रंग का दिखाई देता है। लाल रंग का दिखाई क्यों देता है, तो उसके पीछे है इस पर फेरिक ऑक्साइड यानी कि आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण। आयरन ऑक्साइड लाल रंग का होता है, इस कारण से ये लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं, रेड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है ना। इसका घूर्णन कैसा है, जैसे कि बाकी ग्रहों का, यानी पृथ्वी के समान ही घूमता है। इसके दो उपग्रह अभी खोजे गए हैं, एक का नाम है फोबोस, ये पूछे जाते हैं, और दूसरे का नाम है डीमोस। ये दो मंगल ग्रह के उपग्रह। और मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा जो स्थान है उसका नाम रखा गया है निक्स ओलंपिया। ये भी पूछ लेते हैं, निक्स ओलंपिया, ये मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा स्थान है। इतना ऊंचा स्थान है कि हमारे पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान आता है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट की तुलना में ये 3 गुना अधिक ऊंचा, 3 टाइम्स। अब मंगल ग्रह पर बहुत सारी खोज की जा रही है। संभावना ये व्यक्त करते हैं कि यहाँ पर जीवन हो सकता है या जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, इसलिए कई सारे इस पर जो सर्च ऑपरेशंस हैं, कई सारी चीज़ें हैं वो चलाई जा रही। ठीक है, मंगल से संबंधित अन्य जानकारी देखें कि ये सूर्य का एक राउंड यानी एक चक्र लगाने में कितना समय लेता है, तो ये 687 दिन का समय ले लेता है। ठीक है, ये याद रख ले। ओके, भारत ने भी मंगलयान भेजा था, इससे प्रश्न आ सकता है। तो कब भेजा था, याद होगा 5 नवंबर 2013, और ये ऐतिहासिक था। भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश था। अभी तक अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ ये गए थे, लेकिन भारत ये काम करने वाला, वो भी फर्स्ट एफर्ट में करने वाला पहला देश बन गया, है ना। तो ये मंगल से संबंधित जानकारी यहाँ हो जाती है कंप्लीट, यानी जो 4 शुरुआती ग्रह थे उनसे संबंधित चीजें हो गई हैं। अब नेक्स्ट अन्य 4 ग्रहों पर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं जुपिटर की यात्रा करते हैं। जुपिटर के बारे में, जुपिटर जैसे बृहस्पति कहा जाता है, सबसे बड़ा है। सूर्य से दूरी के क्रम में हम बात करें तो 5वें नंबर पर आ जाता है, और आकार की बात करें तो ये फर्स्ट रैंक रखता है ना। इसके बारे में कुछ नए फैक्ट ये हैं, देखो हर ग्रह अपनी दूरी पर यानी अपने ऑन एक्सिस रोटेट करता है, मगर ये सबसे तेज गति से घूमता है, सबसे तेज अपनी दूरी पर चक्कर लगाने वाला ग्रह। ठीक, और यहाँ चूंकि ये कैसा था, इनका वायुमंडल काफी सघन होता है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती। इस जुपिटर को क्या बोल देते हैं, इसे तारा समान ग्रह भी कह देते हैं, यानी कि स्टार लाइक प्लेनेट भी कह देते हैं। तो स्टार लाइक प्लेनेट कहने के पीछे रीजन ये है कि इस ग्रह पर अपनी खुद की रेडियो एनर्जी है, रेडियो ऊर्जा पाई जाती है।
तो रेडियो ऊर्जा पाने के कारण इसमें कुछ गुण स्टार के मिल जाते हैं और बाकी तो ग्रहों के गुण तो हैं ही, इसलिए इसे तारा समान ग्रह या नियर स्टार या स्टार लाइक प्लेनेट भी कह देते। अभी तक इसके 67 उपग्रहों को लेकर और लेटेस्ट अपडेट कर लेना, इनकी संख्या बढ़ती रहती है जैसे जैसे नई खोज होती है। विशेष बात यह है कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम याद कर लेना, वो अभी गैनीमीड है। गैनीमीड जो इसका एक प्लैनेट सैटेलाइट है और सबसे बड़ा ये सौरमंडल का प्लैनेट, ठीक है। अब इसमें इतने ज़्यादा उपग्रह हैं, इस कारण से बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी नाम दिया गया है। लघु सौर तंत्र यानी मिनिएचर सोलर सिस्टम के नाम से भी ये जाना जाता है, तो ये याद रखना, ठीक है। ये सूर्य का एक राउंड कितने समय में पूरा कर लेता है, तो इसको सूर्य का एक चक्कर लगाने में 11.9 वर्ष लगते हैं, तब जाकर के सूर्य का एक राउंड पूरा। ये बृहस्पति से संबंधित जानकारी कंप्लीट हो जाती है। अब चलते हैं सैटर्न यानी कि शनि ग्रह की विशेषताओं को देख लेते हैं। शनि यानी सूर्य से दूरी के क्रम में ये 6वें नंबर पर था और आकार की बात करें तो ये दूसरे नंबर पर आता है। दूरी में 6 और साइज यानी सबसे बड़ा बृहस्पति, उससे छोटा है शनि। इसके वायुमंडल में भी उसी प्रकार की गैसें पाई जाती है, यानी हाइड्रोजन है, इसमें भी हीलियम है, इसमें भी मीथेन है, अमोनिया है। ऐसे शनि की एक विशेषता है जो इसको अलग बना देती है और क्वेश्चन भी कई सारे इससे पूछे ही जाते हैं। वो विशेषता क्या है कि इसके चारों ओर जो हैं पूर्ण रूप से विकसित रिंग पाए जाते हैं, 7 वलय मिलते हैं और ये वलय जो हैं पूर्ण विकसित हैं। मतलब ऐसा समझ लो कि ये है शनि, तो इसके चारों ओर ऐसे 7 छल्ले रिंग पाए जाते हैं। ये पूरी तरीके से कंप्लीटली डेवलप्ड है ना। शनि को गैसों का गोला या गैलेक्सी लाइक प्लेनेट भी कहते हैं। गैसों का गोला या गैलेक्सी लाइक प्लेनेट भी कहते हैं, ठीक। अभी तक पता चला है कि इसके 97 जो उपग्रह हैं उनकी खोज की जा चुकी। अच्छा, ये उपग्रहों की संख्या को लेकर यदि डाउट हो तो एनसीईआरटी की किताब जो बोलती है ना, वही अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनल होता है, क्योंकि डिस्कवरी होती है, रिसर्च होती है, मगर सिलेबस में यानी जो ऑफिशियल पब्लिकेशन है, चाहे वो एनसीईआरटी हो या किसी स्टेट का स्कूल बोर्ड हो, उसमें ऐड होने में समय लगता है। तो तब तक के लिए वही सही माना जाता है जो उनकी किताब में दिया हुआ है ना। इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है उसका नाम है टिटॉन बोल देते हैं या उसे टाइटन भी कह देते हैं। ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह और इतना बड़ा है कि इसका आकार जो है बुध ग्रह के समान हो जाता है ना। अब हम पृथ्वी से ग्रहों को यदि देखने की कोशिश करें बिना किसी स्कोप के, बिना किसी टेलीस्कोप के, तो हम सबसे दूर स्थित ग्रहों में शनि को ही देख सकते हैं नंगी आंखों से। इसके बाद के ग्रहों को हम नहीं देख सकते, है ना। शनि को सूर्य का एक राउंड पूरा करने में 29.5 वर्ष लग जाते, 29.5 वर्ष का लगभग समय लगता है, ठीक। 2009 में ये कहा गया, नासा ने बताया कि अभी तक 7 वलय नहीं बल्कि इसके चारों ओर 8 रिंग पाए जाते हैं, लेकिन अभी तक ये वैलिड नहीं हो पाया है, तो आप 7 ही याद रखें। तो शनि से संबंधित जानकारी जो है वो यहाँ कंप्लीट कर देते हैं। अब चलते हैं अगले प्लेनेट की ओर। अगला प्लेनेट आएगा हमारा यूरेनस। यूरेनस या अरुण, तो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ये 7वें नंबर पर पहुंच जाता है और आकार की दृष्टि से बात करें, बड़े से छोटे की ओर चलें तो ये तीसरी रैंक रखता है ना। अब एक प्रश्न आता है कि किसको हम लेटा हुआ ग्रह कहते हैं।
तो लेटा हुआ ग्रह जो है वो यही है, लेटा हुआ, या इसको हम इंक्लाइंड प्लेनेट भी कहते हैं। कारण है कि इसका जो झुकाव है वो है 82 डिग्री 5 मिनट, यानी 82.5 डिग्री ये झुका हुआ है। ठीक, ये और वीनस दोनों ही एक जैसे हैं घूर्णन के मामले में, यानी ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं। दो ऐसे हैं, बाकी सब पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं। वायुमंडल, तो इन सब के वायुमंडल में वही हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया, ये सारी गैसें मिलती हैं। तो इसको भी, अरुण को भी गैलेक्सी लाइक प्लैनेट कह देते हैं ना, ये भी याद रखना। जैसे शनि को भी बोलते हैं तो इसको भी बोलते हैं। नंगी आंखों से तो हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन टेलीस्कोप से जब इसे देखते हैं तो यह ग्रीन कलर का एपियर होता है, हरे रंग का दिखाई देता है। सूर्य से दूरी बढ़ जाती है, दूरी बढ़ने के कारण इसका टेम्परेचर काफ़ी कम है, तो ये ठंडा प्लेनेट है ना। और इसके चारों ओर भी, जैसे शनि के चारों ओर वलय मिलते थे, रिंग मिलते हैं, वैसे वलय इसके चारों ओर भी मिले हैं। अभी तक बताया गया है कि 5 रिंग खोजे जा चुके हैं, लेकिन शनि के वलय और इसके वलय में अंतर इतना है कि शनि के रिंग अपने आप में कंप्लीट हैं, लेकिन इसके इनकम्प्लीट हैं। इनके नाम दिए गए हैं अल्फा, बीटा, गामा, है ना, डेल्टा, एप्सिलॉन, ये सब इसके नाम दिए गए हैं। इसके अभी तक कितने उपग्रह खोजे जा चुके हैं? तो 27 उपग्रहों की खोज हो चुकी है। ठीक, सूर्य के एक चक्र को पूरा करने में, यानी सूर्य की परिक्रमा करने में इसको 84 ईयर लग जाते हैं, 84 वर्ष का समय ये ले लेता है ना। इसकी खोज किसने की थी, कभी कोई पूछे तो विलियम हर्शेल के द्वारा इस ग्रह की जो खोज की। यूरेनस कंप्लीट हो जाता है, एकमात्र ग्रह और बचता है, लास्ट है, और वो कौन सा है वो भी हम इसी पेज पे खत्म कर लेते हैं। नेपच्यून का नाम है, हिंदी में उसे हम वरुण ग्रह का नाम देते हैं। तो 8वां ग्रह है दूरी के क्रम में, और आकार में ये चौथे नंबर का बड़ा ग्रह आता है ना। और इसके भी वायुमंडल में वही हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन आदि गैसें पाई जाती है, अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती हैं। दूरबीन से देखने पर यह हल्के पीले रंग का दिखाई देता है, लाइटिस येलो कलर का ये एपियर होता है। इसके 13 उपग्रह जो हैं अभी तक खोजे जा चुके हैं, 13 सैटेलाइट, है ना, जिसमें एक आता है टिट्रॉन और दूसरा नाम आता है मेरिड। ये कुछ प्रमुख इसके सैटेलाइट। इसको सूर्य का एक राउंड लगाने में कितना समय लग जाता है? तो इसको 165 वर्ष लग जाते हैं। और इसकी जो खोज थी वो जर्मन के एस्ट्रोलॉजिस्ट थे जॉन गाले, उनके द्वारा इसकी खोज की। तो ये 8 के 8 प्लेनेट कंप्लीट हमारे सोलर सिस्टम। नेक्स्ट अब नेक्स्ट आता है कि जो प्लूटो था, उस प्लूटो को हम ग्रह क्यों नहीं मानते हैं? तो एक नया शब्द आएगा जिसे कहा जाएगा डार्फ प्लेनेट। डार्फ प्लेनेट यानी कि बौना ग्रह या बौने ग्रह। पहले प्लूटो को जो ना ग्रह मानते थे, 9वां ग्रह मानते थे, लेकिन आगे चल कर के एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। वह कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी 24 अगस्त, वर्ष था 2006, और स्थान कहाँ था? तो ये चेक रिपब्लिक के प्राग शहर में आयोजित की, चेक गणराज्य में। और किसकी कॉन्फ्रेंस थी? तो ये थी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, यानी अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ ने इस कॉन्फ्रेंस को बुलाया। और फिर उस कॉन्फ्रेंस में ग्रहों की परिभाषा सेट की गई, ग्रहों की नई परिभाषा दी गई। तो उस ग्रहों की परिभाषा में ये माना गया कि ग्रह हम उसको मानेंगे, पहला कंडीशन तो ये फुलफिल होना ही चाहिए कि सूर्य के चारों ओर घूमता हो, परिक्रमा करता हो। ठीक है भाई। दूसरी बात ये आती है कि परिक्रमा करने के साथ साथ उसमें गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक तो होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है पर्याप्त होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए। इसकी वजह से उसका आकार
गोलाकार तो रहे, ऐसा ना हो कि उसका गोलाकार शेप बिगड़ जाए, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है। दूसरी बात ये है, तीसरा पॉइंट, कि जब ये सूर्य का चक्कर लगाए तो किसी दूसरे ग्रह के रास्ते को क्रॉस ना करे, यानी उसकी अपनी ऑर्बिट जो है वो अपनी अलग होना चाहिए। अब ये जो प्लूटो था वो क्या करता था कि जैसे ये हो गया सूर्य, अब इस सूर्य का चक्कर ग्रह लगाते हैं, ये प्लूटो जो था ना ऐसे 2 बार उसकी नेपच्यून की ऑर्बिट को क्रॉस कर देता। इस कारण से उसको अब इसमें नहीं रखा गया, नेपच्यून की जो ऑर्बिट थी उसे ओवरलैप कर रहा था। तो अब 8 ग्रह हैं। तो ग्रहों से संबंधित ये सामान्य सी जानकारी लेकिन महत्वपूर्ण है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनसे प्रश्न आ सकते हैं, वो हम करते हैं कंप्लीट। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सैटेलाइट के बारे में, चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा की जो कलाएं होती हैं उसके बारे में, फिर कॉमेट के बारे में, मेटियोर्स यानी उल्कापिंड, अवांतर ग्रह, और फिर आ जाएंगे पृथ्वी पर, पृथ्वी की जो मोशन है, गतियां हैं। इतना सब करेंगे हम अगले लेक्चर में। आज के लिए इसको यहीं रोकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और हमारी जो वेबसाइट है उस पर विजिट करके आप महत्वपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। फेसबुक पेज, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सारी सब कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड गुड लक।